नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 2 जिसका नाम है मानचित्र एक अध्ययन, मैप अ स्टडी। तो बच्चों चलिए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ कि किस तरीके से हम एक मैप की हेल्प से बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं और क्या हमारा मैप ही एक स्टडी बोर्ड है। चलिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं मैप के बारे में बहुत सारी चीजें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 2। आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है मानचित्र एक अध्ययन, मैप अ स्टडी। आप लोगों ने इससे पहले वाली कक्षा में बच्चों ग्लोब के बारे में पढ़ा है। अब आप इसमें मानचित्रों के बारे में पढ़ोगे, यानी मैप के बारे में पढ़ोगे। तो चलो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ग्लोब गोल मटोल आकार के कारण सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। उसे मोड़कर जेब में, पुस्तक के पन्नों के बीच में या दीवार पर लगी खूंटी पर नहीं रखा जा सकता। तो देखिए बच्चों, जो ग्लोब होता है ना, बड़ा ही गोल मटोल होता है। तो इससे क्या होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों आप लोग ना इसको मोड़ के जेब में नहीं रख सकते या पुस्तक के बीच में पन्ने की तरह आप लोग इसको नहीं रख सकते हो। ठीक है, ग्लोब में सारे संसार को एक दृष्टि से देखना संभव नहीं है। एक समय में आधे संसार को ही देखा जा सकता है। शेष आधे संसार को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। और बच्चों, ग्लोब में एक सबसे बड़ी कह सकते हो नकारात्मकता इसकी ये है कि ग्लोब में आप पूरे संसार को एक ही समय में देख नहीं सकते हो। आप एक भाग को देखोगे, दूसरे भाग को देखने के लिए आपको ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्लोब में विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों, हर छोटी से छोटी चीज आप ग्लोब में दिखा नहीं सकते। अधिक विवरण अंकित करने के लिए ग्लोब को अधिक बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन हम चाह कर भी बहुत बड़ा ग्लोब बना नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं बच्चों हर छोटी से छोटी चीज हम ग्लोब में दिखा सके, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो जब इतनी सारी समस्या है तो इसका निवारण क्या है। उसका निवारण आपका मानचित्र है। कैसे है देख लीजिए। मानचित्र के साथ ग्लोब जैसी कठिनाइयां नहीं आती। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है। देखिए, मानचित्र के साथ ना ग्लोब जैसी कठिनाइयां पेश नहीं आती हैं। ठीक है, मानचित्र में आप किसी भी स्थान को बना सकते हो। जैसे आप गांव, कॉलोनी, शहर, राज्य, देश और संसार, किसी का भी मानचित्र आप बना सकते हो। ठीक है, मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि से देखा जा सकता है। बच्चों, मानचित्र में ना पूरे के पूरे संसार को आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, मानचित्र में विस्तृत विवरण अंकित किया जा सकता है और मानचित्र में बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से उसका विवरण पूरा दे सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाने पर मानचित्र को मोड़ा या लपेटा जा सकता है। और अगर आपका मानचित्र बहुत बड़ा बन गया है तो आप इसको मोड़ सकते हो, इसको आप लपेट सकते हो। ठीक है, उसे छपकर पुस्तकों में चिपकाया जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सरल और सुविधाजनक है। आप लोग उसे एक पुस्तक का भी रूप दे सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, मानचित्र जो है ना, वो आपकी चपटी सतह पे बनाया जाता है। इसे मोड़ा या लपेटा भी जा सकता है। ठीक है, और कहीं भी रखा जा सकता है। इसे पुस्तक में जोड़ा जा सकता है। इसे कहीं भी लाना वो ले जाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य क्या है, देख लीजिए। मानचित्र को बनाने का अध्ययन करना मानचित्र विज्ञान कहलाता है। जो एक मानचित्र बनाता है उसे मानचित्र वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मानचित्र के और कई लाभ है बच्चों। मानचित्र के ना और भी अनेक लाभ है। वो कौन कौन से लाभ है, देखिए। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है। हम पूरी पृथ्वी का भी मानचित्र बना सकते हैं। उसके छोटे से भाग का भी देशों, राज्यों, जिलों, नगरों, कस्बों, गांव, मोहल्लों और मकानों का भी मानचित्र बनाया जा सकता है। बच्चों, आप पृथ्वी के एक छोटे से छोटे भाग का और एक बड़े से बड़े भाग का मानचित्र बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी गली का, यहाँ तक कि किसी भी मकान तक का मानचित्र बना सकते हो। ठीक है, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं और बच्चों इनका आकार एक छोटे मैप से लेकर बड़ा मैप तक होता है। ठीक है, मानचित्र में आप पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, पठार, नदियों की घाटी, वन, फसलें, खाने, घास के मैदान आदि को भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मानचित्र जो होते हैं बच्चों, वो कई प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के मानचित्र हैं, आइए देखते हैं। भूमि के मानचित्र, दीवारों के मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, ऋतुओं के मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, जनसंख्या के मानचित्र इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे भारत का ना राजनीतिक मानचित्र है। आपको ये राजनीतिक मानचित्र बहुत अच्छे से भारत का पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए अब बच्चों मानचित्र की भाषा, देखिए बहुत सारी बातें तो कर ली हमने, मानचित्र ये है, इसका ये मतलब होता है, इतने इतने प्रकार के मानचित्र होते हैं, लेकिन मानचित्र की ऐसी कौन सी भाषा है जिससे हम मानचित्र के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, तो वही अभी हम देखेंगे। तो मानचित्र की भाषा में देखिए कौन कौन सी चीजें आती है। मानचित्र की भाषा में बच्चों देखिए, मानचित्र में विभिन्न संकेतों, चित्रों और रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन सबको मानचित्र की भाषा कहते हैं। इसका वर्णन आगे दिया गया है आप सभी के लिए। तो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले जो भाषा हमें मानचित्र में देखने को मिलती है वो हमें दिशा के तौर पे देखने को मिलती है, ठीक है, मानचित्र में हमें दिशा दिखता है, ठीक है। तो बच्चों आप ये जानते हो कि हमारे 4 दिशाएं महत्वपूर्ण होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मान है, ठीक है। तो ये सारी दिशाएं, ये चारों दिशाएं हमारे मानचित्र पे अंकित की हुई होती है, ठीक है। देखिए, इसमें ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाई और पूर्व दिशा होती है और बाईं ओर आपका पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। देखिए, और बच्चों इन चारों दिशाओं के अलावा ना हमारी 4 उप दिशाएं भी दर्शाई जाती है हमारे मानचित्र में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हमारी 4 उप दिशाएं होती हैं, तो देखिए वो क्या है, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में हमारा उत्तर पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। वहीं उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में उत्तर पूर्व होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में बच्चों हमारा दक्षिण पश्चिम उप दिशा है और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो बच्चों ये जो मानचित्र का है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रत्येक मानचित्र में दिशाओं को केवल इसी तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मानचित्र में हमारा पैमाना भी दिया होता है। पैमाना का क्या मतलब है, देखिए प्रत्येक मानचित्र के कोने पर पैमाना दिया गया, इसको स्केल कहते हैं बच्चों। देखिए हर मानचित्र के कोने में ना आप देखोगे उसका पैमाना दिया हुआ रहता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे भारत देश का मानचित्र है, ये देखिए, ये देख रहे हो, हाँ, यही आपका पैमाना होता है इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए इस पैमाने से ही हमें पता चलता है कि धरातल की जो दूरी है, धरातल पे जो वास्तविक दूरी है और मानचित्र में जो दूरी दिखाई गई है उसमें क्या अनुपात है, ठीक है। देखिए बच्चों, जो प्रत्येक मानचित्र होता है उसमें दूरी दिखाने का अपना अलग अलग पैमाना होता है। जैसे कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 किलोमीटर के बराबर हो सकती है। कैसे, देखिए अब 100 किलोमीटर आप पेपर पे तो दिखा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, पैमाने के तौर पे ऐसे मान लेते हो कि 1 सेंटीमीटर जो है, मतलब मैप में हमारे मानचित्र में जो दूरी हमने 1 सेंटीमीटर में दिखाई है, वास्तविक तौर पे धरातल पे वो दूरी 100 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए ये देख रहे हो, इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अब देखते हैं कि ये देखिए, यदि मानचित्र में बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाना हो तो पैमाना और बड़ा हो सकता है। और बच्चों मानचित्र में यदि हम सब लोगों को बहुत बड़े बड़े क्षेत्र दिखाने हैं तो हमारा पैमाना और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, कि जैसे कि देख लीजिए 1 सेंटीमीटर के द्वारा हम 1000 किलोमीटर को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों रंगों का भी उपयोग किया जाता है मानचित्र को दर्शाने के लिए। तो कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है मानचित्रों को दिखाने के लिए, देख लीजिए। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो पृथ्वी की सतह है वो समतल सतह नहीं होती है, ठीक है। पृथ्वी पर हर जगह पहाड़ है, तो पर्वत है, तो पठार है, समुद्र है, नदियां हैं इत्यादि, ठीक है। जब बच्चों देखो, जब भी हम पृथ्वी के तल की विविधता को मानचित्रों में दर्शाते हैं ना, तब इनको दर्शाने के लिए हम कई तरीके के रंगों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही रंगीन इनको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए महासागर, समुद्र, झीलें और नदियां हम लोग नीले रंग से दिखाते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में आप ये कह सकते हो, जो भी पानी के स्रोत होते हैं उनको हम नीले रंग से दिखाते हैं, ठीक है। कुछ मानचित्र समुद्र में महासागरों को दिखाने के लिए देखो बच्चों, हल्के नीले और गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे मानचित्रों में ना समुद्र और महासागरों को दिखाने के लिए नीले रंग का 2 वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक हल्का नीला और एक आपका गहरा नीला, ठीक है। देखिए जो गहरा रंग होता है ना, वो जो बहुत ज्यादा गहरे समुद्र होते हैं उसमें हम लोग गहरे नीले रंग का उपयोग करते हैं, और हल्का नीला बच्चों हम लोग समुद्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। महासागर और समुद्र अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। तो गहरा नीला रंग जो होता है वो हम महासागर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हल्का नीला हम सागर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हरा रंग मैदानी भाग को दिखाता है, ठीक है। हरे रंग का इस्तेमाल बच्चों हम लोग मैदानी एरिया को दिखाने के लिए करते हैं। वहीं पे बच्चों पठारी भाग को हम लोग पीले रंग से दिखाते हैं या फिर हल्के भूरे रंग से दिखाते हैं, ठीक है। पहाड़ों को बच्चों हम लोग गहरे भूरे रंग से दिखाते हैं, ठीक है। और रंगीन मानचित्रों में रंग को दर्शाने वाली कुंजी दी जाती है, ये किसी स्थान की समुद्र तल की ऊंचाई को दर्शाता है। और बच्चों ये सारे रंगों की तो बातचीत हो गई, पहचानोगे कैसे आप, ठीक है। तो इसके लिए कुंजी नीचे दी जाती है जिसमें ये बना होता है कि कौन सा रंग कौन से फीचर को दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारे एशिया
का मानचित्र देखिए यहाँ पे कितने सारे कलरफुल चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बहुत सारे चिन्हों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों बहुत सारे चिन्हों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे चिन्ह हैं, अगर हमें नगर, नदी, सड़क, रेलवे लाइन, राजधानी, वायु मार्ग, पुल आदि को दर्शाना हो बच्चों, तो इसके लिए हम लोग कुछ विशेष चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, मानचित्र का अध्ययन करने के लिए हमें उनकी भाषा का, दिशा संकेत, पैमाना, रंग, चिन्ह आदि के बारे में बच्चों हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर हमें ये सारी चीजों का ज्ञात है तभी तो हम जाके मानचित्र को बना पाएंगे और मानचित्र को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, ये सारे चिन्ह आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए अगर सीमा को दिखाना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जनपद को दिखाना है, तो इस तरीके का हम लोग क्या यूज कर सिंबल यूज करते हैं। अगर हमें सड़कें दिखानी है, जैसे पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें या फिर फुटपाथ दिखाना है तो ये रहा। और रेलवे लाइन अगर हमें दिखाना है तो बड़ी लाइन ब्रॉड गेज और छोटी लाइन आपकी नैरो गेज। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जल पद्धति अगर दिखाना है तो नदी इस तरीके से दिखाएंगे, पुल ऐसे दिखाएंगे, बांध, पोखर, सूखा ऐसे दिखाएंगे, सरोवर को ऐसे दिखाएंगे। तो ये सब ना आपको मैप में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आइए जल्दी से देखते हैं हमने इस अध्याय में पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों हमने इस अध्याय में ये पढ़ा है सबसे पहले कि जो मानचित्र होता है वो चपटी सतह पे बनाया जाता है। ठीक है, मानचित्र को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है ले जाने में। ठीक है, तो मानचित्र में विभिन्न संकेत, चित्र और रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बच्चों ये सब क्या कहलाता है, ये सब आपका मानचित्र का भाषा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए जो उत्तर और पश्चिम है, इन दोनों के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मानचित्र में बच्चों दूरी मापने का अपना एक पैमाना होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि हमने कितनी अच्छी तरीके से मैप के बारे में हर एक चीज समझी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।